डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी के लेक्चर सीरीज में आज मैं आप लोग के सामने मानव रक्त के बारे में वर्णन करूंगा। तो पहले अगर कंपोनेंट ऑफ रक्त की बात करें तो उस पर आने से पूर्व हम ये समझ लेते हैं कि मानव शरीर में रक्त का काम क्या है। तो ध्यान रखेंगे, रक्त बना होता है ब्लड कॉर्पसल्स, कुछ प्रोटीन और लिपिड, शुगर तथा जल के मिश्रण का। तो ब्लड कॉर्पसल्स को अगर खून से अलग करेंगे तो ब्लड सीरम में आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जल होते हैं। तो अब खुद ब खुद रक्त का काम समझ लेंगे। ब्लड सीरम के तहत ये न्यूट्रिएंट्स को कोशिकाओं के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। लाइक आपने लेक्चर में सुना होगा जब हम डाइजेशन पढ़ा रहे थे कि माइक्रोविलाई यानी विलाई से इन द सेंस जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं पचने के बाद वो रक्त में मिल करके लैक्टियल्स से क्या कहते हैं जो भी मिलते हैं फैट सॉल्युबल सब्सटेंस पचने के बाद वो लिम्फ से यानी कि ब्लड सीरम में आकर के ये पूरे शरीर की कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला काम तो ब्लड का ये हो गया। दूसरा अहम काम क्या है, आपको पता है कि फूड का कोई वैल्यू नहीं है अगर ऑक्सीजन आकर के उसका विधिवत रेस्पिरेशन ना हो यानी कि एनर्जी ना मिल पाए कोशिका को। तो पूरे शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की क्विक नीड होती है और शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेट कौन करते हैं, तो ये आपके आरबीसी यानी आरबीसी आर द एजेंट्स विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इनटू द ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये रक्त का काम समझ गया, लेकिन क्या इतना ही काम है? नहीं, रक्त जो है शरीर के रोग प्रतिरोधन क्षमताएं भी काफ़ी कुछ कार्य करते हैं। तो ऐसे में हम ब्लड कंपोनेंट्स को बांट करके उसके कार्य के बारे में समझेंगे। तो पहले हम कॉर्पसल्स की बात करें, ब्लड सीरम की चर्चा भी हम नहीं करेंगे। तो मानव रक्त में जो कॉर्पसल्स हैं वो कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। तो आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं, ध्यान रखेंगे आरबीसी नए आरबीसी अस्थि मज्जा में बनते हैं, बोन मैरो इसको बोलते हैं, और लिम्फ में 120 दिन के बाद इसकी लाइफ समाप्त हो जाती है यानी आरबीसी की लाइफ 120 दिन की होती है। अब आरबीसी बनते तो हैं न्यूक्लिएटेड, लेकिन जैसे मैच्योर होते हैं स्तनधारी केस में, मैमल्स के केस में आरबीसी का केंद्रक गायब हो जाता है मैच्योर्ड आरबीसी में। एक्सेप्शन क्या है? ऊंट और लामा, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जिसके मैच्योर्ड आरबीसी में भी केंद्रक मौजूद होते हैं, लेकिन बाकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होते, स्तनधारी के, मनुष्यों में भी नहीं होते। और आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन यानी ग्लोबिन जिसके बीच में प्रोफाइलिन रिंग के रूप में आयरन की मौजूदगी होती है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त में ये हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड करके कोशिकाओं के विभिन्न जगहों तक पहुंचाता, अर्थात आरबीसी का मुख्य कार्य ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। श्वेत रक्त कणिकाएं भी बनती हैं कहाँ पे? अस्थि मज्जा में ही बनती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधन क्षमता। तो कुल 3 तरह के इसकी कोशिकाएं होती हैं। एक को बोलते हैं इस्नोफिल यानी एसिडोफिल जो कि एसिड के व्यंजक से रंगे जाते हैं। दूसरा हो गया बेसोफिल जो कि बेस के व्यंजक से रंगे जाते हैं। तीसरा हो गया न्यूट्रोफिल यानी स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इन तीनों में 2, 3 अथवा 4 केंद्रक मौजूद होते हैं। और ये ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और स्नोफिल ये क्या करते हैं? शरीर में बैक्टीरिया या किसी एंटीजन के अटैक पर ये उन्हें मारने का काम करते हैं, उनके पास एंटीबॉडी बनवाने का काम करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा हो गया आपका ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं ये विधिवत सेल्स नहीं, सेल्स के टुकड़ों की तरह दिखते हैं। इसमें प्लेटलेट फैक्टर होता है और ये बड़ा काम कहाँ करता है? जहाँ भी शरीर के अंदर जख्म होते हैं उसको भरने का काम करता है, या ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड को थक्का जमाने का काम करते हैं। ये तो प्लेटलेट्स के लिए काफ़ी, शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेटलेट फैक्टर और कैल्शियम मिलकर के खून को सही ढंग से जमने में और घाव को भरने में मदद करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन इसके अलावे रक्त कोशिकाओं में मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स भी होते हैं। मैक्रोफेज क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस जैसे बाहरी रोग पैदा करने वाले पदार्थों को, एंटीजेंस को ये
फेगोसाइटिक मेथड से, यानी निगल जाते हैं और मार देते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स के रूप में शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। जब हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को पढ़ाएंगे, डिटेल में इसके बारे में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानेंगे कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों मिल करके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटीजन के प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कुल 3 भाग हो गए रक्त कोशिकाओं के, और साथ में लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज की चर्चा हमने कर लिया। यहाँ तक सही है। तो रक्त के बारे में आप समझ गए, रक्त के कंपोनेंट्स के बारे में समझ गए। बाकी रक्त के कंपोनेंट्स को अलग करें, जो पानी बचता है, लिक्विड बचता है पीले कलर का, उसको ब्लड सीरम बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। उसका भी हमने फंक्शन बतला दिया आपको। अब चर्चा करते हैं ब्लड ग्रुप की। ध्यान देंगे, ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी के फंक्शन पे काम करता है। तो इंसान के ब्लड ग्रुप को बांटा गया है कितने भागों में, ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं उसको, 4 भागों में। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब ब्लड ग्रुप ए अगर होता है तो ध्यान रखेंगे एंटीजन उसमें होगा ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी बी। याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, एंटीबॉडी एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी एंटी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी और एंटीबॉडी नन, कुछ भी एंटीबॉडी नहीं होगा। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नील, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए एंटी बी। ये याद रखेंगे। अब इसका क्या, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आपके अंदर क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी, यानी बी ब्लड ग्रुप या ए बी ब्लड ग्रुप, यानी बी शामिल है। आपको नहीं चढ़ाया जा सकता, वरना खून थक्का में बदल जाएगा। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ जो है, उसमें चूँकि कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, वो आपको चढ़ा सकते हैं। यानी जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं वो ब्लड ग्रुप ए से और ओ से रक्त ले सकते हैं, राइट। सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी वाले ब्लड ग्रुप बी से और ओ से रक्त ले सकते हैं। अब ब्लड ग्रुप ए बी में आए, ब्लड ग्रुप ए बी में क्या है, एंटीजन ए भी है और ए बी भी है, लेकिन एंटीबॉडी नन है। यानी ब्लड ग्रुप जो बी ए बी वाले हैं, ये ब्लड ग्रुप ए से भी रक्त ले सकते हैं, बी से भी रक्त ले सकते हैं, ए बी से भी रक्त ले सकते हैं और ओ से भी रक्त ले सकते हैं। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप ना तो ए को चढ़ेगा, ना तो बी को चढ़ेगा, ना ही ओ को चढ़ेगा, ये सिर्फ ए बी को ही चढ़ेगा। ठीक है, इसी कारण ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम ब्लड ग्रुप ओ पर। इसमें एंटीजन ना तो ए है ना तो बी है, लेकिन एंटीबॉडी एंटी ए भी है, एंटी बी भी है। यानी ब्लड ग्रुप ओ वाले ब्लड डोनेट किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सिर्फ करेंगे ब्लड ग्रुप ओ से ही करेंगे। इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। अब अगर आर फैक्टर को भी जोड़ लें तो प्लस फैक्टर और माइनस फैक्टर, ऐसे हम संशोधित करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या होगा, ए बी प्लस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ए बी प्लस इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ माइनस इज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आप समझ गए, आइस फैक्टर के बारे में समझ गए। और अगली क्लास में हम अगर कहीं शरीर में कट हो जाए या जख्म हो जाए, खून बहने लगे, तो खून जमने की मैकेनिज्म क्या होती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।